हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, बस इतना ही डिस्कशन होगा। दरअसल प्यारे बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन को गोल्डबर्ग पी बागे ने दिया था, जो कि लॉ ऑफ मास एक्शन अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो लॉ ऑफ मास एक्शन सही नहीं पाया जाता है ना। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कुछ केस में सही होता है, कुछ केस में गलत हो जाता है। यानी जब पूरा इसका कॉफिशिएंट, पूरा कंसंट्रेशन अगर कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, तब तो ठीक हो जाता है। लेकिन कंसंट्रेशन का कुछ पार्ट अगर प्रोडक्ट में बदल जाए, बाकी पूरा ना बदले, तब वहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन काम नहीं करता है, वहाँ पर रेट लॉ काम करता है। ये है भाई, कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा कंसंट्रेशन कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। ये है। तो अब यहाँ पर बात है कि जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता भी है ना। एक ऐसी कंडीशन आती है जब दोनों के कंसंट्रेशन बराबर होते हैं, तो दैट स्टेट इज नोन एज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें और भी कई फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर वगैरह, है ना, हम जिसका डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन आज हम आपको लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट, इतनी बात करेंगे। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, इसका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन में आ चुका है। तो हम देखते हैं इसे। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये है। पहले यहाँ पर एक ग्राफ बना है, देखिए, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट। अब देखिए, रिएक्टेंट का ग्राफ ये नीचे आ रहा है, ये टाइम है और ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन देखिए ऊपर बढ़ रहा है, इधर टाइम बढ़ रहा है। अब देखिए ये ग्राफ नीचे आ रही है, मतलब कंसंट्रेशन घट रहा है। ये रिएक्टेंट लिखा है ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो ये रिएक्टेंट किस में बदल रहा होगा? प्रोडक्ट में। इधर प्रोडक्ट का देखिए ग्राफ उठ रहा है, कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है ना। तो जहाँ पर दोनों कट गए, वहाँ पर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो गया, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना। ये है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन देखिए पहले, एज केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल दोज ऑफ प्रोडक्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही केमिकल रिएक्शन शुरू होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता जाता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो फाउंड टू डिक्रीज। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होता जाता है रिएक्टेंट का, और देखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन वाज फर्स्ट स्टडीड बाय गोल्डबर्ग एंड बागे इन 1867 एंड गेव अ लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट है रिएक्टेंट पर, उसकी स्टडी गोल्डबर्ग और बागे ने 1867 में दिया, एक लॉ के रूप में। वह लॉ क्या था? लॉ ऑफ मास एक्शन। अब उसमें देखिए सारी बात है भाई, सीधी सी बात है, कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का घटेगा और प्रोडक्ट का बढ़ेगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें, जैसे ए है, ए का ए मोल, स्मॉल ए मोल, बी का स्मॉल बी मोल, रिएक्ट करता है, कोई प्रोडक्ट बनता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, rate is directly proportional to the concentration of A to the power A into concentration of B to the power B। देखिए ये कोफिशिएंट जो है A का, ये पावर हो गया,
बी का काफिशिएंट पावर हो गया। ध्यान दीजिए, हमने कई बार बताया है ये स्क्वायर ब्रैकेट जो यूज किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है? कंसेंट्रेशन। क्या बताता है प्यारे बच्चों? कंसंट्रेशन बताता है। अब हमने ए को उठा करके स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब ए का कंसंट्रेशन हो गया। इसी तरह से बी को उठाकर इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया तो बी का कंसंट्रेशन हो गया। लेकिन कितना? कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। ये किसके हिसाब से हो रहा है? लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे प्यारे बच्चों, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी हो जाएगा। लेकिन ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से है। अब ये सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर पूरा ए कंसंट्रेशन पूरा बी कंसंट्रेशन कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में तब तो ठीक है, और नहीं होता है तब ठीक नहीं है। यानी लॉ ऑफ मास एक्शन कहीं कहीं रेट लॉ को फॉलो करता है, कहीं कहीं नहीं फॉलो करता है। तो बट एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड। अब एक्सपेरिमेंटली की बात आ गई, ध्यान दीजिए। ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से है। एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, प्रयोग में, प्रैक्टिकल में क्या देखा गया? बट एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ दिस रिएक्शन मे नॉट डिपेंड अपॉन ऑल ए। देखिए ए लिखा है ना, अपॉन ऑल ए कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ ए एंड ऑल बी जो लिखा है ना कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ बी। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। यहाँ तो हमने पूरा लगा दिया टर्म, पूरा बी का टर्म बी लगा दिया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो पूरा ए नहीं दिखा, पूरा बी नहीं दिखा, है ना। अब देखिए, अब इसी को हम अब एक्सपेरिमेंटली दिखाते हैं। सपोज एक्सपेरिमेंटली हमें क्या मिला, अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या मिला? सपोज एक्सपेरिमेंटली द रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू डिपेंड अपॉन अल्फा कंसंट्रेशन टर्म ऑफ ए एंड बीटा कंसंट्रेशन टर्म ऑफ बी। एक्सपेरिमेंट करने पर क्या मिला कि ए का अल्फा टर्म, ये अल्फा है, ए का अब रेट लॉ के हिसाब से अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा। माने ए का अल्फा कंसंट्रेशन, बी का बीटा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में बदला। तो अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे प्यारे बच्चों, के मिलेगा, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा। तो फिर के इज कांस्टेंट कॉल्ड वेलोसिटी कांस्टेंट। के को वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं, या रेट कांस्टेंट कहते हैं, या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। तीनों नाम जानिए, तीनों नाम जानना आपका काम है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये 12th क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ तक कि आप पास करके जाओगे तो IIT नीट जेईई में भी फेस करना पड़ेगा। इन्हीं नामों को केवल लड़का एक नाम पढ़ता है, बाकी सारे नाम छोड़ देता है। वेलोसिटी कांस्टेंट कहो, चाहे रेट कांस्टेंट कहो, चाहे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहो, है ना, या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहो इसे। देखिए 4 नाम हो गए ना, 1 2 3 4, तो चारों नाम को आपको याद करना पड़ेगा। तो अब रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ, अभी तक तो लॉ ऑफ मास एक्शन की बात हुई। रेट लॉ में क्या है? रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन विच एक्सप्रेसेज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, है ना। ये मोलर कंसंट्रेशन को बताता है ऑफ द रिएक्टेंट विद ईच टर्म्स रेज टू द सम पावर विच मे आर मे नॉट बी सेम एज द स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ये जो मोलर कंसंट्रेशन जो है स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर बराबर हो गए तो लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो कर गया, बराबर नहीं हुए तो लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो नहीं किया। तो इसीलिए कहा गया कि ये जो मोलर कंसंट्रेशन टर्म है वो जो है स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है। ए और बी, स्मॉल ए और बी के बराबर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दैट रिएक्टेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, किसी भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड सिंपली बाय लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख करके रेट लॉ आप डिटरमाइन नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। दैट इज थ्योरेटिकली बट हैज़ टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना पड़ता है ना। आप बैलेंस इक्वेशन को देख करके रेट लॉ डिटरमाइन कर लें, गलत बात है। यह एक एक्सपेरिमेंटली डेटा है और पूरा चैप्टर ही एक्सपेरिमेंटली है, ध्यान दो प्यारे बच्चों। इफ़ आल कंसंट्रेशंस टेकन एज यूनिटी, अब देखिए पहले देखिए यहाँ पर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए टू द पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन बी टू द पावर बीटा। अब प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं, आर मीन्स रेट इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बीटा, है ना। तो अब के है रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, है ना, या वेलासिटी कांस्टेंट। इसको वेलासिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, 4 नाम है ना। अगर दोनों का कंसंट्रेशन एक हो जाए तो रेट कांस्टेंट क्या हो गया, रेट किसके बराबर हो जाता है, रेट कांस्टेंट के। तो इसीलिए तो रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं। जब कंसंट्रेशन यूनिट कर दिया जाए, एक एक कर दिया जाए, तो अब यह रेट किसके बराबर हो जाएगा, के, एक और एक, ये एक मोलर कंसंट्रेशन हो जाए तो पूरा रेट आर किसके बराबर हो जाएगा, के। ये रहा। अब रेट कांस्टेंट के में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट टेकन एज यूनिटी। भाई रेट कांस्टेंट एक रेट है, रेट कांस्टेंट तब एक रेट बन जाता है जब कंसंट्रेशन कितना ले लिया जाए, एक ले लिया जाए। देखिए यहाँ पर मैं फिर से दिखा देता हूँ, रेट कांस्टेंट रेट बन गया, रेट ऑफ रिएक्शन बन गया कब, जब दोनों का कंसंट्रेशन एक लिया गया, है ना। तो इसी को डिफाइन, रेट कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्शन इज टेकन एज यूनिटी। दैट व्हाई द रेट कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये है। अब आइए प्यारे बच्चों देखते हैं क्या आखिर इसका कैरेक्टर है। कैरेक्टर तो जरूर आता है भाई, बोर्ड में बहुत आता है। द सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट्स आर गिवन एज द रेट कांस्टेंट इज मेजर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करता है कि कितना फास्ट रिएक्शन चल रहा है। ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट, फास्टर इज द रिएक्शन। प्यारे बच्चों, के की वैल्यू जितना अधिक होगा तो मान लो कि रिएक्शन उतना फास्ट होगा। अगर के की वैल्यू जितना कम होगा रिएक्शन उतना स्लो होगा। तो ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, फास्टर इज द रिएक्शन। ईच रिएक्शन हैज डिफिनिट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो प्यारे बच्चों, हर एक रिएक्शन का अपना अपना रेट कांस्टेंट होता है और डिफिनिट होता है। ऐसा नहीं कि दुनिया में जितने रिएक्शन हैं सबका एक ही रेट कांस्टेंट हो, ऐसा कुछ नहीं। न जाने हजारों लाखों करोड़ों अरबों रिएक्शन हैं और सभी रिएक्शन का अपना अपना रेट कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो प्यारे बच्चों, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। रेट का ध्यान से, ये बड़ी ऊंची बात है भाई। जो रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट रहता है वह। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द सेम रिएक्शन चेंजेज विद टेम्परेचर। वही रिएक्शन सेम रिएक्शन हो तब टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, घटाने पर घटता है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हर एक रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। प्यारे बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो जिसकी डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों।